दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जी हां, जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, सोयाबीन तेल या फिर चाय हो या नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई है कि किचन का बजट गड़बड़ा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 के मुकाबले 1 अप्रैल 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में 47%, दालों की कीमतों में 17% और खुली चाय में 30% तक का इजाफा हुआ है। जी वही चावल के रेट में 14%, गेहूं के रेट में 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चीनी सस्ती हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में खाने के तेलों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। जी हां, पैक पाम तेल 87 रुपए से उछलकर करीब 121 रुपए हो गए हैं। जी हां, सूरजमुखी तेल 106 से 157, वनस्पति तेल 88 से 121 और सरसों का तेल 100 से 151 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वही मूंगफली तेल 139 से 165 और सोया तेल 99 से 133 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। जी खाने के तेल के अलावा चाय और दूध के दाम भी बढ़े हैं। एक साल में खुली चाय 217 से 281 रुपए किलो पहुंच गई है। जी हां, चाय के दाम में कुल 29% का इजाफा हुआ है। नमक के भाव में भी एक साल में 10% तक बढ़ गया है। वही दूध भी 7% महंगा हो गया है। दोस्तों भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जी तो आपको भी मालूम है, और सभी लोग मिलजुल कर अपने त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जी इसी कड़ी में इस बार 14 अप्रैल 2021 से रमजान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। जी इस्लाम में इस महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। जी इस महीने में रोजा रखा जाता है और नमाज भी पढ़ी जाती है। जी बच्चों हो या फिर बूढ़े, हर कोई रमजान को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? जी क्या आप इसके मायने जानते हैं? अगर नहीं तो फिर चले हम आपको इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। चांद दिखने के बाद रमजान के पाक महीने की शुरुआत होती है, जिसके बाद लोग लगभग 1 महीने तक रोजा रखते हैं। वही रमजान के आखिरी दिन के एक दिन बाद ईद होती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। हर साल इस्लाम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं और रमजान के त्योहार को मनाते हैं। ये समय उनके लिए बेहद खास होता है। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार सन 2 हिजरी में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों पर रोजे रखना जरूरी किया गया। इसी महीने में सबे कद्र में अल्लाह ने कुरान जैसी नियमत दी और तभी से इस समुदाय के लोग रमजान के पाक महीने में रोजे रखते हुए आ रहे हैं। रोजे रखने के पीछे यह मकसद है कि लोगों में इबादत का शौक पैदा हो और उनका अल्लाह पर यकीन बना रहे। साथ ही इस दौरान सभी तरीके के गलत कामों से तौबा की जाती है। जी हाँ, यही नहीं, लोगों से हमदर्दी रखना, लोगों को नेकी का काम करने को लेकर प्रेरित करना आदि। जी वैसे तो रमजान के पाक महीने में बड़े लोगों के साथ बच्चे भी बढ़ चढ़कर रोजे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोजे में छूट होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो फिर इस वजह से उसे रोजे में छूट मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आपको यह कदम उठानी चाहिए। कोई सफर पर हो उसको, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को, गर्भवती महिलाओं को और जो काफी ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी रोजे में छूट होती है। दोस्तों कृषि कानूनों पर सरकार के रुख को देखते हुए किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। जी इससे सरकार और किसानों के बीच टकराव के हालात बनने लगे हैं। जी नाराजगी का मुख्य कारण सरकार के लंबे समय से बातचीत नहीं होना है। इसे देखते हुए किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने के लिए फिर से कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में केएमपी जाम करने के अलावा सांसद कूच तक शामिल है। जी हाँ, किसानों के इस फैसले को देखते हुए सरकार के साथ फिर से टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी पहले भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में घुसने पर ही टकराव हुआ था। जी आपको बता दूं कि कृषि कानून रद्द करने की मांग के लिए किसान 4 महीने से ज्यादा समय से कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जी इस बीच किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। वही गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों से बातचीत कर चुके हैं। जी इसके बाद भी कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। जी किसान संगठनों और सरकार के बीच आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी। अब युवाओं पर नजर कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेताओं की अब युवा वर्ग पर नजर है। जी किसान आंदोलन में इस समय युवाओं की भागीदारी काफी कम है। जी युवाओं को आंदोलन से जोड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के बीच किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, कोरोना के इस लहर का रबी फसल पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरी कोरोना लहर ने देश में चल रहे फसल संचालन को प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि पहले से ही शुक्रवार को 55% से अधिक किसानों ने अपनी फसल काट ली है। वहीं तिलहनी फसलों की कटाई पूरी होने के करीब है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार रबी की फसलों की पैदावार अच्छी हुई है। मानसून की शुरुआत के साथ ही अगली फसल चक्र की तैयारी के लिए किसानों के पास पर्याप्त समय है। जी हां, अगले 2-3 हफ्तों में रबी फसलों की कटाई पूरी होने की उम्मीद है। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने के मध्य में, यानी कि इस महीने के बीच में मानसून के पहले चरण की शुरुआत भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो फिर आपके लिए चिंता बनाने वाली खबर आई है। जी हां, खबर यह है कि आपका घर बनाने का सपना और महंगा हो गया है। जी, पिछले दिनों सीमेंट की कीमत में आई तेजी के बाद अब आयरन ओर की कीमतें में भी जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ही बाजार में बड़ी मांग के चलते सरिया की कीमतें में तेजी आ गई है। एक बार फिर से सरिया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने लगा है। जी हां, 2 अप्रैल को सरिया रिटेल में 57,200 रुपए प्रति टन पहुंच गया। जी हां, साथ ही फैक्ट्रियों में भी सरिया 54,000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। जो क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरिया की कीमतें में और तेजी के संकेत बने हुए हैं। जी हां, आयरन ओर की बढ़ी हुई कीमतों के साथ ही सरिया की कीमतें में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण सट्टेबाजी है। हालांकि कंपनी इस सट्टेबाजी को सपोर्ट नहीं करती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के तामुलपुर में कल एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सभा में शामिल एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है तो फिर अपना भाषण उन्होंने बीच में ही रोकते हुए अपनी टीम के डॉक्टरों से इलाज के लिए कहा। जी हां, प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे, इस बीच उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसकी तबीयत खराब लग रही थी। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि उस सज्जन को लगता है कि पानी की कमी की वजह से कोई दिक्कत हो गई है। मेरे साथ आई मेडिकल टीम के डॉक्टर उस शख्स को देखें कि उन्हें क्या परेशानी हुई है। जी हां, उनकी मदद करें। जी हां, पीएम मोदी ने इसके बाद अपना भाषण को आगे बढ़ाया। जी हां, इस चुनावी रैली के मंच से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाय बागान में काम करने वाले साथियों को कांग्रेस ने लंबे समय से परेशानी में रखा। चाय बागान में काम करने वालों के लिए एनडीए की सरकार ने ज्यादा काम किया है। जी हां, समाज में भेदभाव करना, समाज के टुकड़े करके वोट बैंक की राजनीति करना गलत है। हम राष्ट्र नीति के लिए जीने वाले लोग हैं। जो युवा पहली बार वोट करने जा रहे हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो फिर असम कितना आगे होगा। दोस्तों बिहार की 12 पंचायती राज संस्थानों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। जी हां, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इनका चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इनमें 7 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद शामिल है। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इन पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कार दिया जाएगा। जी हां, सीतामढ़ी के सूरसंड की बगाड़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। जी हां, नालंदा के अंकरगढ़ सराय के कोसिया ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, रोहतास के ओकोरीगोला बेसन कला ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना तथा नालंदा के सिलाव की समेत, दरभंगा के केवटी, रनवे की असरहा, समस्तीपुर की मोहनपुर तथा गया सदर की औराव पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसी प्रकार रोहतास की ओकोरीगोला, गया सदर, गया के इमामगंज तथा औरंगाबाद की कुटुंबा पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसी प्रकार सिर्फ एक जिला परिषद नालंदा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। जी हां, कल उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में 16 साल से एनडीए सरकार है। केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, उन्होंने आह्वान किया है कि सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लरोड़े भाई लोग। जी हां, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा, सासाराम और बेगूसराय में होने वाले मौतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, यानी कि जहरीले शराब पीने से जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि 4 दिन पहले जहरीली शराब पीने से नवादा में 12, सासाराम में 5 और बेगूसराय में 2 सहित कुल 19 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार अभी तक इसकी जानकारी ही प्राप्त
प्राप्त कर रही है। जी तेजस्वी यादव ने कहा है कि मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से जान गई है, मगर प्रशासन जान जाने का कारण बीमारी बता रहा है। जी उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है। दोस्तों बिहार में इस बार भी चीनी का उत्पादन पिछले साल से कम हुआ है। जी इस साल के पैराई सत्र में 45 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। यह पिछले साल के वार्षिक पेराई सत्र 72 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। यह पिछले साल 675 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इस साल चीनी के कम उत्पादन की वजह 458 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है। जी हाँ, राहत की बात यह है कि चीनी उत्पादन कम होने के बाद चीनी के दाम पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये देखते हुए चीनी मिलों के पास सरप्लस स्टॉक बचा हुआ है। जी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीनी मिलों को चीनी बेचने के लिए माहवार कोटा केंद्र जारी करता है। दोस्तों बिहार की पुलिस से लोगों का विश्वास उड़ गया है। जी हां, दावे किए जाते हैं कि बिहार में सुशासन राज है, लेकिन चहुं ओर हत्या लूट की घटनाएं आम हैं। लेकिन पुलिस और सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार चाहे जो भी दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस पर से अब आम लोगों की बात छोड़ ही दीजिए, खास लोगों का भी विश्वास उठ चुका है। जी हां, मुख्यमंत्री भले ही दावे करते हो कि बिहार में कानून का राज है। जी हां, तेजस्वी यादव और विपक्ष की बात तो दूर, सीएम नीतीश कुमार के मंत्री और जेडीयू के विधायक ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और कहा है कि पुलिस निकम्मी हो गई है और दारूबाज है। यह ताजा मामला मधुबनी का है, जहां बेनीपट्टी में होली के दिन नरसंहार हुआ। जी इस नरसंहार में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। जी हां, एक ही परिवार के 4 लोगों को मार दिया। जी हां, इन सब मरने वालों में 3 सहोदे भाई और 1 चचेरे भाई शामिल है। जी हां, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने मधुबनी पहुंचे। जी हां, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर की घटना साधारण घटना नहीं है, बहुत नरसंहार हुआ है, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है और यह सारी कमी पुलिस की है। दोस्तों बिहार सरकार की बाल हृदय योजना बच्चों के लिए वरदान साबित होने लगी है। जी हां, इस योजना के तहत बच्चों की हृदय में छेद का इलाज किया जाता है, यानी कि बच्चों की दिल में छेद का इलाज किया जाता है। जी हां, योजना के तहत बीमारी की पूरी जांच और इलाज फ्री में होता है। इसके लिए पटना IGIMS को गुजरात के एक अस्पताल से जोड़ा गया है। जी हां, योजना के तहत बिहार के 21 बच्चों को गुजरात के एक निजी अस्पताल में फ्री इलाज के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपने खर्चे से हवाई मार्ग से अहमदाबाद के लिए विदा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाद कच्छ के पास से इन बच्चों की बस को हवाई अड्डे के लिए रवाना किया। जी उन्होंने बच्चों से भी बात की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री के ग्राम प्रधान सचिव दीपक कुमार तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाल हृदय योजना को 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल किया गया है। जी इसके तहत बच्चों के हृदय में छेद का इलाज किया जाता है। शुरू में इसका पता नहीं चलता है और बाद में इससे काफी परेशानी हो जाती है। जी हाँ, राज्य सरकार ने यह तय किया है कि इस तरीके के बच्चों की जांच और इलाज दोनों मुफ्त कराया जाए। जी हाँ, कराया जाएगा। फिलहाल अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के साथ इस बारे में स्वास्थ्य विभाग का करार हुआ है, जो इस रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज फ्री में कराता है। दोस्तों कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जी हां, अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है। जी हां, अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगाने वाले समय को बर्बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई है। जी इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये 19 देशों में प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी में काम करने वाले 32,000 कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के बाद सामने आई है। यह सर्वे में शामिल दुनिया भर के 40% कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि वे आने वाले 5 सालों में अपनी नौकरी खो देंगे। जी हां, वहीं 56% लोगों को लगता है कि वे भविष्य में भी लंबे समय तक के लिए रोजगार के विकल्प हासिल कर पाएंगे। 60% से ज्यादा लोगों ने सरकार से नौकरी सुरक्षित रखने के लिए अपील की। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातपुर चौराहे पर हमला हुआ था। जहां कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। जहां उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी। जहां साथ ही उनका कार के शीशे भी फोड़ दिए गए थे। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया था। जहां राकेश टिकैत का आरोप था कि भाजपा के गुंडों ने उसके ऊपर हमला किया है। FIR के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम 33 लोगों ने
हमला किया था। जी इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है। जी एफआईआर के मुताबिक स्वागत करने के बहाने पहले टिकट की गाड़ी रुकवाई गई, उसके बाद लाठी से कार का शीशा तोड़ दिया। जी इसके अलावा राकेश टिकैत पर काली स्याही भी फेंकी गई। जी इस हमले में राकेश टिकैत और राजस्थान के डीजीपी एमएल राठौर के ससुर राजा राम मील के सुरक्षा कर्मी से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। जी राकेश टिकैत पर हमला का मामला शुक्रवार देर रात दर्ज किया गया। जी इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह यादव समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी राकेश टिकैत पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वे सावली में सभा करने के बाद मंसूर में सभा करने जा रहे थे। जी हां, वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। जी एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले के लिए भाजपा पर आरोप लगाया है, उन्होंने इस हमले को सुनियोजित भी बताया है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी भाजपा का कहना है कि इस हमले से उनकी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। जी भाजपा पुलिस पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई थी, आखिर पुलिस वहां मूर्ख दर्शक क्यों बनी हुई रही। दोस्तों बिहार में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। जी ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वह खुद इसकी पुष्टि करता है। जी राज्य सरकार के 9 ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के चंद महीनों में बढ़ रही गई है। नीतीश सरकार के 17 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इस सर्वे के मुताबिक 9 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है तो कई की संपत्ति घट गई है। जी सरकार के कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनसे ज्यादा है। जी जबकि कुछ मंत्रियों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है। जी हां, नीतीश कैबिनेट के 10 मंत्रियों के पास हथियार है और 2 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। जी हां, नीतीश कैबिनेट में शामिल सबसे अमीर मंत्री संजय कुमार झा है। जी हां, संजय कुमार झा की संपत्ति 82 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हां, साल 2019 में उन्होंने अपनी संपत्ति 22 करोड़ से अधिक बताई थी, लेकिन महज 2 साल के बाद उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। नीतीश कैबिनेट की पहली बार जगह पाने वाले जमा खान की संपत्ति सबसे कम है। जी हां, उनके पास कुल 30 लाख रुपए हैं। जी हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति 37 लाख रुपए बताई थी, यानी कि चुनाव से अब तक उनकी संपत्ति 7 लाख रुपए कम हो गई है। जी नीतीश सरकार के जिन मंत्रियों की संपत्ति 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बढ़ गई है, उनमें वन पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह शामिल है। जी नीरज कुमार सिंह की संपत्ति विधानसभा चुनाव के दौरान 12 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक थी, जो कि बढ़कर 14 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की संपत्ति 1 करोड़ 35 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा हो गई है। जी साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह की संपत्ति विधानसभा चुनाव के दौरान 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा थी, जो अब बढ़ चढ़कर 3 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा जिन मंत्रियों की संपत्ति चुनाव से लेकर अब तक के चंद महीने में बढ़ गई है, उनमें मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह भी शामिल है। जी मंत्री नितिन नवीन की पत्नी उनसे 2.5 गुना ज्यादा अमीर है। इसके अलावा शहनवाज हुसैन और श्रवण कुमार की पत्नी भी इन लोगों से ज्यादा अमीर है, यानी कि अपने पति से ज्यादा अमीर है। जी मंत्री सम्राट चौधरी सुनील कुमार और फिर जमा खान के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। जी मंत्री जयंत राज के पास अपनी एक बाइक है। जी सबसे ज्यादा गाड़ियां मंत्री लेसी सिंह के पास है, उनके पास 4 गाड़ियां हैं और बेटे के नाम पर एक बुलेट है। जी शहनवाज हुसैन और सुनील कुमार के पास कोई भी सोना चांदी नहीं है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। जी हां, टीएमसी और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। जी हां, ममता बनर्जी और पीएम मोदी एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं, लेकिन इन सियासी करवाहट को मिठाई की दुकान के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की मिठाइयां बन रही है और बिक रही है। जी हां, और लोग बड़ी तादाद में इन्हें खरीद रहे हैं। जी हां, इतना ही नहीं, चुनाव के गर्म माहौल में सियासी दूरियों को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बलराम मलिक और राधरम मलिक ने कोलकाता में सन 1885 में मिठाई का कारोबार शुरू किया था। इनकी मिठाई पूरे बंगाल में मशहूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इनकी मिठाइयों की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब इस कारोबार को सुदीप मलिक संभाल रहे हैं। सुदीप मलिक का कहना है कि बंगाल में चुनाव का माहौल है। हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर क्या ट्रेंड कर रहा है, बस उसके ही हिसाब से अपनी मिठाइयों को डिजाइन देते हैं। इसीलिए हमने
राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्हों वाली मिठाई बनाई है। जय खेला होबी और जय श्री राम के नारे वाली संदेश यानी कि बंगाली मिठाइयां बना रहे हैं। मिठाई में ही लिख दिया है जय श्री राम और किसी मिठाई में लिख दिया है खेला होबी, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। जी हां, सुदीप ने बताया कि वे प्रदेश के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रों की नक्काशी वाली दीदी संदेश और मोदी संदेश मिठाइयां भी बन रही है, जिसकी चर्चा लोगों और पार्टी समर्थकों के बीच खूब हो रही है। और मिठाइयों में भी टीएमसी का चुनाव चित्र बना दिया है, साथ ही बीजेपी का भी चुनाव चित्र कमल फूल बना दिया है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है, जैसा कि आपको ये चीज मालूम है, लेकिन बिहार जमीन सर्वे के 5 ऐसे बड़े फायदे हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जी हां, बिहार सरकार जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए राज्य के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम करा रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इस सर्वे में होने वाले फायदों के बारे में जानकारी नहीं है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार जमीन सर्वे के कौन कौन से ऐसे फायदे होंगे जो आपको जानना जरूरी है। जी हां, बिहार जमीन सर्वे के 5 बड़े फायदे हैं जिनमें सभी को लोगों को जानना चाहिए। जी हां, बिहार जमीन सर्वे के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि जमीन के असली मालिक का पता आसानी से लग सकेगा और जमीन का फर्जीवाड़ा खत्म होगा। यह नंबर दूसरा, बिहार जमीन सर्वे के भूमि विवाद की समस्या खत्म होगी और लोगों को लड़ाई झगड़े की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर तीसरा, बिहार जमीन सर्वे के दौरान जमीन की जीवित रैयत के नाम से नया खतियान तैयार किया जाएगा, इससे धोखाधड़ी खत्म होगी। नंबर चौथा, आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे के बाद जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमीन का खतियान लगातार अपडेट होता रहेगा। नंबर 5 अंत में है, बिहार जमीन सर्वे के बाद सभी जमीन का नया नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे कोई व्यक्ति दूसरे जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। जमीन की जानकारी ऑनलाइन मौजूद रहेगी। दोस्तों, मोबाइल फोन आजकल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रात को सोते वक्त भी बहुत से लोग मोबाइल फोन को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो फिर आपको तुरंत ही सावधान हो जाने की जरूरत है। ऐसा करने के दौरान आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपको गंभीर बीमारियां दे रहा है। ब्रिटेन की एक्सेटर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली किरणें से कैंसर और नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी ने स्मार्टफोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों को कार्सिनोजन यानी कि कैंसरकारी तत्वों की श्रेणी में रखा है। ICRA ने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल कान और मस्तिष्क में ट्यूमर पनपने की वजह बनता है। आगे चलकर इसके कैंसर का रूप लेने की संभावना बढ़ जाती है। जी हां, साल 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार स्मार्टफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का नपुंसकता से सीधा संबंध है। जी हां, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पैंट के जेब में स्मार्टफोन रखने से कई बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि आप फोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो फिर तुरंत ही इस आदत को छोड़ दें। जी हां, ऐसा करने से आपका स्मार्टफोन फट सकता है। जी हां, वही साल 2017 में इजराइल की हाईफा यूनिवर्सिटी के अध्ययन में कहा गया है कि सोने से आधे घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। शोधकर्ताओं ने कहा है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर टीवी की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित करती है। जी हां, इससे लोगों को सोने में दिक्कत आने लगती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक हलचल काफी तेज है। जी हां, बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के अलावा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी चुनावी लड़ रहे हैं। जी हां, चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी ने चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन साथ ही वह नागरिकता कानून लागू किए जाने की भी पक्ष में है। जी हां, अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि किसी को अधिकार नहीं मिलता है कि किसी के पास नागरिकता नहीं है। अगर किसी को कागज चाहिए तो उसको उसके लिए खुद लड़ना होता है। जी CAA लागू होना चाहिए, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जी ये अब्बास सिद्दीकी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में CAA लागू होनी चाहिए। गरीब आदमी के पास खाना नहीं है, CAA होना चाहिए, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आप मुस्लिम से नफरत करते हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदू को दो, क्योंकि हिंदू बाहर से आए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के नाम पर ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में एक गांव ऐसा है जिसका नाम पटना है। खास बात यह है कि उस पटना का बिहार के पटना से सीधे कनेक्शन है। जी हां, वहां के पटना इस पटना से लगा हुआ है। जी हां, इस पटना से ही निकलकर वो पटना बना है। आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड यहां से करीब 10,000 किलोमीटर दूर है और पटना से इसका कनेक्शन कैसे हो सकता है।
तो चलिए आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, वहां के पटना भी गंगा की तरह एक नदी के तट पर भी बसा है। जी हाँ, वहां के लोग बिहार के पटना को जानते हैं। हम लोग नहीं जानते भला, लेकिन वो लोग जरूर जानते हैं कि बिहार में एक पटना है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा केवल पटना के साथ नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के नाम पर भी कनाडा के ओंटारियो में भी एक शहर है जिसका नाम दिल्ली है। जी हाँ, ये भी जान लीजिए कि इंडोनेशिया के टूरिस्ट स्पॉट वाली के नाम का एक शहर राजस्थान के पाली जिले में है। बिहार में भी एक तुर्की बसता है। लेकिन अभी बात करते हैं पटना की, तो बिहार से करीब 10,000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में पटना नाम का एक गांव बसा है। जी हाँ, ये पटना ग्लासगो के पास ईस्ट एयरशायर काउंसिल में तथा ब्रिटेन की राजधानी लंदन से करीब 650 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, इस छोटे से गांव की पहचान उसके शांत और स्वच्छ वातावरण के लिए भी है। जाने जाते हैं जी, आबादी कम होने के कारण भीड़ भाड़ नहीं है। गांव का नाम पटना यूं ही नहीं पड़ा, दरअसल इसका बिहार के पटना से कनेक्शन है। साल 1745 से एक ब्रिटिश व्यवसायी विलियम फुलरटन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिहार आए थे। वे बिहार से ब्रिटेन में चावल का निर्यात करते थे। जी, उसके बाद उनके भाई जॉन फुलरटन बतौर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मेजर जनरल पटना में पदस्थापित रहे। जी हाँ, साल 1774 में पटना में ही उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विलियम फुलरटन। जी हाँ, विलियम फुलरटन का बचपन पटना में ही बीता। जॉन फुलरटन की दुनिया से चले जाने के बाद फुलरटन परिवार भारत से ब्रिटेन लौट गया। तब तक भारत में की गई कमाई से संपन्न बन चुके फुलरटन परिवार ने स्कॉटलैंड में खादान का धंधा शुरू किया। इसी दौरान साल 1802 में विलियम फुलरटन ने वहां अपनी जन्मस्थली के नाम पर पटना नाम का एक गांव बसाया। इसमें उन्होंने अपने कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को बसाया। जी हाँ, अब तक वहां पर पटना नाम बसा हुआ है, यानी कि पटना नाम है ही। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्गर से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस भारत के आंतरिक मुद्दे चीन के साथ संबंध कोरोना लॉकडाउन सहित तमाम मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बातचीत के दौरान यह भी बताया कि अगर वे देश के प्रधानमंत्री होते तो फिर क्या करते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे भारत के प्रधानमंत्री होते तो फिर विकास की जगह यानी कि ग्रोथ की जगह नौकरियों पर फोकस करते। राहुल गांधी कहा है कि आज भारत को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ऑनलाइन चर्चा के दौरान कहा है कि मैं ग्रोथ सेंट्रिक आइडिया से जॉब सेंट्रिक आइडिया की ओर बढ़ूंगा। मैं कहूंगा कि हमें ग्रोथ की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश के मानसिक रूप से कमजोर 58 लोग पंजाब में बंधुआ मजदूर के तौर पर मिले हैं। जी हाँ, एक गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है। जी हाँ, भारत सरकार ने पंजाब सरकार को सूचित किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मानसिक रूप से कमजोर 58 लोग राज्य के सीमावर्ती जिले में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते पाए गए हैं और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को पता चला है कि इन 58 लोगों को अच्छी पगार के वादे के साथ पंजाब लाया गया था, लेकिन इनका शोषण किया गया और उन्हें नशीले पदार्थ देकर अमानवीय स्थिति में काम करने को बाध्य किया गया। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई। इन 2 चरणों की वोटिंग के साथ ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आरोप की बौछार कर दी। अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने यह भी चुनौती दे डाली है कि वे घर पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी है। दरअसल 2 चरणों के चुनाव के बाद आज उत्तर बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी। उधर बंगाल के फलाकाटा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने चुनावी आयोग और सेंट्रल फोर्स पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर सेंट्रल फोर्स के जवान लोगों को डरा रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स मतदाताओं को डरा रहे हैं, जिससे लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से कहा कि सेंट्रल फोर्स के जवान जितना भी उन्हें डराए, वे डरे नहीं, बेफिक्र होकर घरों से निकलें और वोट दें। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके साथ खड़ी हूं, मैं घर में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी हूं। यहां ममता बनर्जी बंगाल की जनता से यह कहना चाह रही है कि अगर बंगाल की जनता को कुछ होता है तो उसका जवाब वो खुद देगी। सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग के लिए उन्होंने भी प्लानिंग कर ली है। ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा कि चुनाव तक ही मैं सब कुछ सह लूंगी, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब करूंगी।
दोस्तों बिहार में ऐसी सब्जी की खेती का दावा किया था जिसकी कीमत किसी को भी चौंका दे। जी हाँ, कीमत इसका 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए किलो तक। जी हाँ, इंटरनेट मीडिया से लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों में ये खबर इन दिनों चर्चा में है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। जी हाँ, कुछ न्यूज चैनल की जमीनी पड़ताल में ना तो कोई ऐसा खेत मिला, ना ही ऐसी सब्जी मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के कमरडीह गांव के एक युवक अमरेश सिंह द्वारा विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप सूट्स की कथित खेती की। जी अमरेश ने अब यह दावा किया है कि उसने ट्रायल के तौर पर खेती शुरू की, पर बीमार पड़ जाने की वजह से उनके पार्टनर इसकी देखरेख नहीं कर सके। जी इस वजह से फसल सूख गई, बर्बाद हो गई। जी अब वे फिर से खेती करेंगे। वही विभिन्न समाचार माध्यमों से यह दावा किया जा रहा है कि खेती 60% तक सफल रही थी। हाँ, यह जरूर है कि अमरेश ने काले चावल और काले गेहूं उगाए थे, जिसकी खेती बिहार में कई जगह पर की जा रही है। जी पर हॉप सूट तो कहीं नजर नहीं आया। बहरहाल इस खबर ने कृषि विभाग को चौंका दिया। कृषि अधिकारी इसे देखने जब गांव पहुंचे तो वहां ऐसी कोई भी खेत नहीं नजर आई, नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने भी इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जी हां, सहायक उद्यान निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि जब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी कोई भी खेती औरंगाबाद में नहीं की गई है। जी हां, अमरेश ने मोबाइल पर बातचीत के दौरान नालंदा जिले में खेती की बात कही, लेकिन जगह के बारे में नहीं बताया। नालंदा जिले में भी पता किया गया, पर ऐसी कोई भी खेत नहीं मिली। उद्यान निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अमरेश के दावे की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। अगर फर्जी खेती का मामला निकला तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के संग्राम के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के वोटरों से खास अपील की है कि वे प्रदेश में फिर से उनकी सरकार चाहती है तो उन्हें भारी बहुमत दिलाने में मदद करें। उन्होंने चुनाव से पहले ही भाजपा के खिलाफ खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए कहा कि अगर उन्हें बड़ा बहुमत नहीं मिला तो फिर उनके लिए सत्ता में वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। जी नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस तरीके की आशंका जताई है। हालांकि उन्होंने फिर से पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए अपना दावा दोहराया है कि वे नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रहे हैं। जी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कुछ बिहार के दिनहासा में कहा है कि नंदीग्राम में तो जीत रही हूं, लेकिन ये चुनाव मेरे लिए नहीं है। आपको यह भरोसा देना होगा कि टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी पैसों की ताकत पर गद्दारों को खरीद लेगी। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और सामान्य बहुमत की सरकार बनाने के लिए सिर्फ 148 सीटों की ही दरकार है। यानी कि ममता बनर्जी को अपने मौजूदा उम्मीदवारों पर भी पूरा भरोसा नहीं रह गया है और वह अभी से डर रही है कि अगर बड़ा बहुमत नहीं मिला तो फिर चुनाव के बाद भी उनके विधायक पहले के नेताओं की तरह ही बिक जाएंगे, गुलाटी मार सकते हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए कहा कि अगर टीएमसी 200 सीटों तक नहीं पहुंची तो फिर पैसों के दम पर बीजेपी सरकार बना लेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।